घंटे का डिफरेंस है, तो उसमें लगन के आगे के जो चार्ट्स हैं उसमें रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है नवमांश। इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन विम्शोपक बल में कहते हैं कि जितना लगन इंपॉर्टेंट है उससे अगर लगन 40% इंपॉर्टेंट है तो नवमांश 25% इंपॉर्टेंट है, बाकी चार्ट्स हैं। मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा जी का स्टूडेंट, उनके पास एक आदमी आया, उसकी कंसल्टेंसी चल रही थी। मिश्रा सर कहते हैं उसको कि सूर्य की रोशनी रोज लिया करो, सूर्य को अर्घ देने के बाद कम से कम 10-15 मिनट वहाँ बैठा करो। तो ये मैंने उनकी बात सुनी, मैंने सर से पूछा, सर आप इस पे इतना क्यों फोकस कर रहे हो कि ये सूर्य की रोशनी कंज्यूम करे, सूर्य को पाए तो सूर्य को अर्घ देना होता है। कहते मैं आपको कुछ बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ द नक्षत्र के बारे में, जिनके मैग्नीट्यूड कम है और जिनमें सक्सेस मिलने का चांस ज्यादा होता है, और बड़ा अच्छा सा ये लिस्ट है। सबसे पहले मैं बताऊंगा रोहिणी नक्षत्र, एल्डेब्रान बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नासा ने इसको जंक्शन स्टार बोला है एल्डेब्रान। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.85, जो इसका लैटिट्यूड है 5.28, डेक्लिनेशन 16.33, और इसमें 5 मेजर तारे हैं जिसको बोलते हैं ब्राइटेस्ट स्टार। चतुर्थी तिथि है गणेश जी। तो जस्टिस कपूर ने क्या किया, आंखें बंद की कि गणेश जी को कौन सी चीज खुश करेगी। तो उनके दिमाग में आया कि लड्डू खरीदो और थोड़े से लोअर मिडिल क्लास या लेबर क्लास को बांट दो, जिनको जरूरत है, मतलब जो खा के खुश होंगे। उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि कोई तंत्र कर गणेश जी का, कोई मंत्र कर, कोई साधना कर, कोई इच्छा पूर्ति कर। कितना सिंपल था। 5वां है भद्रा काल, जिसको विष्टिकरण भी बोलते हैं, इसमें जन्म होना अच्छा नहीं। 6वां है गंडमूल में जन्म होना अच्छा नहीं। 7वां है अमावस्या। 8वां है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, फैसल एक तिथि बोलिए। 9वां है वैधृति योग, और पंचांग में जितने बुरे योग होते हैं, व्यघात, वैधृति, विस्कम, व्यतिपात, वज्र, ऐसे कई तरह के योग होते हैं। परिग योग, 8-10 योग होते हैं पंचांग में जो बुरे होते हैं। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग करण होते हैं, इसमें योग जो बुरे नाम वाले हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, इसके फैक्ट्स क्या है, रेमेडी कितनी सक्सेसफुल है आपके लिए या नहीं है। और आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं एस्ट्रो राजन, जो कि एक रिसर्चर है और एक एस्ट्रोलॉजी टीचर भी है। इन्होंने बहुत टाइम से वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करी है, उसके थ्रू काफ़ी सारे पैरामीटर्स निकाले हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए और कुंडली के लिए। और मैं इसके आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस पॉडकास्ट के अंदर ना हम लोगों ने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं, प्रेडिक्शंस को भी कवर किया है। 2025, 26, 27 में क्या क्या होने वाला है, कैसे हमारे साल जाएंगे, दोष कैसे काम करता है, दोष का मतलब क्या है सही, क्या कुंडली एक्चुअल के अंदर सही होती है जो दूसरे लोग या पंडित हमारे लिए बनाते हैं। और बस इतना कहूँगा, फेक एस्ट्रोलॉजर से बचो और एस्ट्रोलॉजी को समझो, एस्ट्रोलॉजी का रियल मतलब सच में समझो इस पॉडकास्ट के थ्रू। एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को। स्वागत है आपका भी अगेन पॉडकास्ट कुनाल शो में। कैसे हो आप? बढ़िया भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। मज़ा आया आपके साथ लास्ट वाला पॉडकास्ट करके, काफ़ी हिट पॉडकास्ट दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। और आज हम और भी ज़्यादा डीप में बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, प्रेडिक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे भैया, जो डेट ऑफ बर्थ होती है इसके अंदर जो टाइमिंग होती है, क्योंकि समटाइम हम लोगों को टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं पता होती कि हम किस टाइमिंग पे पैदा हुए हैं, तो ये कितनी मैटर करती है? टाइमिंग तो बहुत मैटर करती है। अगर 5, 7, 10 मिनट का ही डिफरेंस है तो एस्ट्रोलॉजर अपने आप उसको रेक्टिफाई कर सकता है, अगर उसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है तो। ओके। अगर लंबा डिफरेंस है तो भी रेक्टिफिकेशन तो हो सकती है, लेकिन टाइम लगता है। तो इसको जब अगर एग्जैक्टली अगर हम लोगों को नहीं पता कि हम, क्योंकि आज के टाइम पे जो क्या रेंज है, मैटर करता है क्या रेंज है। 5, 7, 10 मिनट की रेंज तो कोई मैटर नहीं करती, ठीक है, लेकिन अगर रेंज ही बड़ी है कि सुबह पैदा हुए थे या रात को पैदा हुए थे या 4-5 घंटे की रेंज है, उसमें रेक्टिफिकेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगन बदल जाता है, नवमांश बदल जाता है, त्रिमसांश बदल जाता है। पराशर ऋषि ने एक वर्ड यूज किया है, उसको बोलते हैं विम्शोपक बल। कई तरह के चार्ट्स होते हैं हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। सबसे प्राइमा फेसी होता है लगन चार्ट, लगन चार्ट, मून चार्ट, सन चार्ट। इन तीनों को लगन की उपाधि दी है। लगन का मतलब होता है असेंडेंट। तो जो सन चार्ट है, सन तो 1 महीने तक एक ही राशि में रहेगा। ओके। तो सन चार्ट 1 महीने तक सबका ही सेम होता है लगन पॉइंट ऑफ व्यू से, सन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मून चार्ट, मून 2.5 दिन तक एक राशि में रहता है, तो मून चार्ट हर 2.5 दिन में पता। लगन चार्ट 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली एक ही पोजीशन में रहता है। तो अगर 2 घंटे 1 घंटे का डिफरेंस है तो उसमें लगन के आगे के जो चार्ट्स हैं उसमें रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है नवमांश। इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन विम्शोपक बल में कहते हैं कि जितना लगन इंपॉर्टेंट है
उससे अगर लगन 40% इम्पोर्टेंट है तो नवमांश 25% इम्पोर्टेंट है, बाकी चार्ट्स हैं। तो लगन और नवमांश की अगर सही से हमने रेक्टिफिकेशन कर दी तो बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती ओके, या कम मैटर करती हैं। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के साथ भी, इससे मैं थोड़ा सा डीपर जाने की कोशिश करता हूँ, इसके अलावा भी और चीज़ें मैटर करती है कि जब हम एक कुंडली को प्रॉपरली अगर आप डिटेल से रिसर्च करते हो, पढ़ते हो, तो सिर्फ टाइम डेट ये सब मैटर करता है या इसके अलावा भी और चीज़ें मैटर करती है? देश काल पात्र बोला है पराशर जी ने पराशरी में। किस देश में वो रह रहा है, किस काल में, किस टाइम जोन में रह रहा है। आजकल जिनको मैं कंसल्ट कर रहा हूँ उनको कहते हैं जेनजी, 2000 के बाद वाले जो बच्चे हैं, उनका सोचने का तरीका ही अलग है। और पात्र वो कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या उसकी थिंक लाइन है। इंडिया में 5-10 एक अच्छी हाइट है, लेकिन अफ्रीका में अच्छी हाइट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में 5-6 अच्छी हाइट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़े जेनेटिकली छोटे हाइट में छोटे हैं। तो अगर पराशर जी बोलते हैं तुला लगन में अच्छी हाइट होती है, तो अगर उसके लिए आपको देश भी तो देखना पड़ेगा, देश कौन सा है। अगर वो साउथ अफ्रीका है जहाँ पे जो वहाँ के लोग होते हैं 6 फुट 6.5 फुट तक पहुंच जाते हैं आराम से। तो अगर वहाँ पे छोटी हाइट उन्होंने बोला तो वो 5-10 को छोटी हाइट ही कंसीडर करेंगे। लेकिन वही छोटी हाइट नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे जहाँ पे छोटे लोग होते हैं वहाँ पे बड़ी हाइट हो जाएगी। भूटान में एक ही हाइट का आदमी एक कंट्री में, एक कॉन्टिनेंट में, एक एरिया में छोटी हाइट का है और एक कंट्री कॉन्टिनेंट और एरिया में बड़ी हाइट का है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर छोटी सी लड़ाई में या छोटी सी डिस्कम्फर्ट में कुछ देशों में जल्दी सेपरेशन हो जाती है, इंडिया में सेपरेशन नहीं होती, लेकिन मेंटल सेपरेशन होती है। राइट। वैसे सेपरेशन नहीं होती, लेकिन मेंटल सेपरेशन होती है। अगर वो किसी इंडियन बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली की कुंडली है तो हम उसमें ये तो बोलेंगे नहीं ना कि सेपरेशन हो जाएगी। तो देश काल पात्र को देखना बहुत जरूरी होता है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो पर्सन डेट ऑफ बर्थ, हम लोग आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो डेट ऑफ बर्थ पे फोकस करते हैं। एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके अकॉर्डिंग? कोई अच्छी है बुरी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, सब ओके है। अशुभ वेला पराशर होरा शास्त्र अध्याय 88वीं पंचांग के बाद का अध्याय है उनका, अध्याय 88 पराशर होरा शास्त्र। उसमें पराशर ऋषि ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, स्पेशल पॉइंट्स हैं वो, जिसमें अगर कोई बंदा पैदा होता है तो उसका लक कमजोर होता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो रिच होता है या पुअर होता है। आज की डेट में हम किसी भी चीज को ना एक ही चीज से जोड़ते हैं कि उसका पैसा कितना है, मतलब मॉनेटरी फैक्टर्स, ओनली मॉनेटरी फैक्टर। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या जितने भी लोग मॉनेटरी वेल सेटल्ड है, क्या वो लोग दुखी नहीं है? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर किसी ग्रह ने एक आदमी को सीएम बनाया है तो ग्रह कितना पावरफुल होगा, चीफ मिनिस्टर बनाया है। लेकिन उसी ग्रह ने उसको जेल भी तो डाला है। तो एक ग्रह अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट्स भी देता है। पराशर क्या कहते हैं, एक ग्रह कारक भी हो सकता है और मारक भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उस पे, वो डिपेंड करेगा। और एक ही ग्रह मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, कोई, ये बड़ी डीप लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ये आपको भी शायद समझना है। 22वें दरेशकांड को सबसे बड़ा मारक क्या कहा गया है? 22वें दरेशकांड को, 22वां दरेशकांड होता है लगन का तीसरा हिस्सा, तो जो 22वां बनता है उसको सबसे बड़ा मारक कहा गया है। और लगन लॉर्ड को सबसे बड़ा कारक कहा गया है। जो लगन लॉर्ड मतलब जो हमारी कुंडली होती है, जो पहले हाउस का जो राशिपति होता है, उसको सबसे बड़ा कारक कहा गया है। कई कुंडलियों में लगन लॉर्ड और 22वां दरेशकांड एक ही ग्रह निकलता है। तो तभी आप देखते हो किसी को उसका मन चाहा प्यार मिल गया और वो मन चाहा प्यार मिलने के बाद भी वो दुखी है,
किसी को उसकी मनचाही नौकरी मिल गई, वो मनचाही नौकरी मिलने के बाद भी वो दुखी है। कोई पैसे कमा के भी दुखी है। मतलब जो वो एग्जैक्टली चाह रहा था वो मिलने के बाद भी हाँ। दुखी है। कोई चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गया। उद्धव ठाकरे हो गए, केजरीवाल जी हो गए। तो राजयोग भी उसी टाइम पे आया, और उस राजयोग उसने जो मारक का रोल है वो भी उसी टाइम पे ही प्ले किया। तो एक ही ग्रह कारक भी हो सकता है और मारक भी हो सकता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ग्रेट ऋषि पराशर ऋषि। इसमें एक चीज़ और मेरे को पूछनी है, जैसे आज के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें प्रॉब्लम होती है फीमेल्स के अंदर बेबी कंसीव करने की, ये कितना एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है? 100% जाएगा, जुड़ा हुआ है प्रॉपर। 100%। तो ये जो फिर कई बार तो फेल हो जाता है आईवीएफ के थ्रू भी। होरा शास्त्र में 2 वर्ड्स हैं। अच्छा, हमारी जो पूरी बॉडी है इसमें 2 ही चीजें हैं, एक है एंजाइम्स, एक है हार्मोन्स। हार्मोन्स को रूल करता है मून, ओके। और एंजाइम्स को रूल करता है सन। तो पराशरी में जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ढंग से देखो उसको, तो क्या समझ आता है कि जिस आदमी का मून स्ट्रांग है उसको हार्मोन से रिलेटेड कम प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी, या तो प्रॉब्लम इज फॉलोड बाय सॉल्यूशन। मेरे को प्रॉब्लम आई, मैंने दवाई खाई, प्रॉब्लम ठीक हो गई। कभी कभी होता है प्रॉब्लम इज नॉट फॉलोड बाय सॉल्यूशन, वो चलती रहती है, क्रॉनिक डिजीज बन जाती है। दूसरी चीज होती है एग्जाइम्स। एग्जाइम्स हमारे दिन में बनते हैं बॉडी में, ओके। और हार्मोन्स रात को बनते हैं। और किसी भी डॉक्टर से रिसर्च करा लेना कि जिन लोगों की स्लीप साइकिल अच्छी नहीं होती उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो रात को वो हार्मोन्स डेवलप नहीं हो पा रहे। रात को जागा हुआ है आदमी, या स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है तो रात को हार्मोन्स डेवलप नहीं हो पा रहे। गंजा भी वो आदमी जल्दी होगा जो रात को नहीं सोएगा। इसमें हेरिडिटी और बाकी फैक्टर भी आएंगे, लेकिन वन ऑफ दी चीज बता रहा हूं कि पराशरी में क्या लिखा हुआ है, सन इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल दी एग्जाइम्स इन दी बॉडी एंड मून इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल दी हार्मोन्स इन दी बॉडी। तो इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बेबी कंसीविंग की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। इसको बेटर तभी कर सकते हैं, देख इसमें कई 100 तरह के वो हैं कॉम्बिनेशंस। तो किस कॉम्बिनेशन की वजह से खराब हो रहा है? 50% कॉम्बिनेशंस में कोई चीज डायग्नोस नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है, यही डायग्नोस नहीं होती। और ये लोग जानते हैं, मैं नहीं कह रहा, जो लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम ही डायग्नोस नहीं कर सकते। डॉक्टर अपने वर्ड्स बदलता रहता है लेकिन प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं होती। इसको बोला गया है अकारण कोई चीज होना। और उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए, शायद ढूंढ भी नहीं पाते वो प्रॉब्लम। अब सन की जब आप बात कर रहे थे और मून की बात कर रहे थे कि सन और मून को लोग प्लैनेट्स मानते हैं, लेकिन वहीं पे बात आती है नेपच्यून की, यूरेनस की और प्लूटो की, इनको क्यों नहीं प्लैनेट मानते? हमारे जब ये ज्योतिष ग्रंथ वगैरह लिखे गए, ये महाभारत से पहले के लिखे गए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 5-6 हजार इसको टेक्स्ट डाउन हुए हुआ है। ऐसा नहीं ज्योतिष 5-6 हजार साल पहले शुरू हुई है, इसको कंपाइल करके लिखा गया है 5-6 हजार साल पहले। है ये स्टार्टिंग से? है तो स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट ऋषि जिसने इनको कंपाइल करके लिखा वो पराशर ऋषि थे। उन्होंने जब इतने सारे ग्रह, इतने सारे नक्षत्र, इतने सारे उप नक्षत्र, इतने सारे उपग्रह जैसे धूम केतु, गुलिक, मांडी, परिवेश, व्यतिपात, ये सब देखे, तो क्या उनको नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो नहीं नजर आए होंगे? पक्का आए होंगे। लेकिन जो ग्रह की डेफिनेशन है फॉर द एस्ट्रोलॉजी, वो प्लेनेट की डेफिनेशन से अलग है। ग्रह की डेफिनेशन ये है कि जिसका प्रभाव एक तो हम पे पड़े, पहली डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि उसके अपने मून होने चाहिए। तीसरी डेफिनेशन ये है कि उसका अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं
जो नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो नहीं कवर करते एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर पराशरी। तो उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी या प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी से अलग कर दिया गया। और आज तो नासा भी प्लूटो को ग्रह नहीं मानता, उसको बोलता है वो शैडो प्लैनेट या ड्वार्फ प्लैनेट। और अभी रेडी हो रहे हैं यूरेनस के लिए भी। मतलब जो हमारे पराशर जी ने 6000 साल पहले बोला था कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है, ये रिजल्ट नहीं देंगे। प्लूटो की सैटेलाइट प्लूटो के अराउंड रोटेट करती है, जो प्लूटो का मून होगा। ऐसा भी वक्त आता है जब प्लूटो का मून सेंटर में आता है, प्लूटो रोटेट कर रहा होता है। इसलिए नासा ने या इसरो ने इनको ड्वार्फ प्लैनेट बोला। अब पराशर जी वहां तक तो गए नहीं थे, तो यहीं से देख के उन्होंने बता दिया था। उनके पास क्या था ऐसा कि उन्होंने इस सब चीजों की मेजरमेंट कर ली, ये नहीं जानता। बट दे आर ड्वार्फ प्लैनेट्स, दे आर नॉट ग्रह एज स्टेटेड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और जिसको उन्होंने 5-6 हजार साल पहले ही बता दिया। वो तो कंपाइल करके लिख दिया था, उससे पहले का है ये तो। ओके, हेल्थ और एस्ट्रोलॉजी आपस में कैसे मिले हुए हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग, हेल्थ बहुत अलग है, लेकिन ये कंबाइन कैसे, आपस में कैसे मिले हुए हैं? जब कंसीविंग मिली हुई है तो हेल्थ नहीं मिलेगी। बट अब किसको कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, किसके में कौन सा विटामिन और मिनरल कम है, ये सब एस्ट्रोलॉजी से देखा जा सकता है। देखना कैसे ये एक चैलेंज है, इसको अलग करते हैं, लेकिन देखा जा सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा जी का स्टूडेंट हूँ। उनके पास एक आदमी आया, उसकी कंसल्टेंसी चल रही थी। मिश्रा सर कहते हैं उसको कि सूर्य की रोशनी रोज लिया करो, सूर्य को अर्घ देने के बाद कम से कम 10-15 मिनट वहां बैठा करो। तो ये मैंने उनकी बात सुनी। मैंने सर से पूछा, सर आप इस पे इतना क्यों फोकस कर रहे हो कि ये सूर्य की रोशनी कंज्यूम करे? सूर्य को पाए तो सूर्य को अर्घ देना होता है। कहते नहीं, कहते इसका सूर्य नीच का है कुंडली में, और इसका लगन भी सूर्य का मित्र नहीं है। तो सूर्य का नीच का होना या सूर्य का खराब होना कुंडली में विटामिन डी की डेफिशिएंसी दिखाता है, और इसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ये टेस्ट करा लेगा तब भी आएगी। तो इसका एक उपाय यही है ना कि टेक सनलाइट एंड चैंट ओम नमो शिवाय। और कितनी देर? 10-15 मिनट? 10-15 मिनट डेली? क्यों डेली कर करके कंपाउंडिंग होती रहेगी ना। तो विटामिन डी की मान लो 50% डेफिशिएंसी, तो 25% रह जाएगी, 10% रह जाएगी, वो धीरे धीरे करके ऐसा। और इसका भी कुछ टाइम है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे करना चाहिए? क्योंकि गर्मियों में सनलाइट बहुत तेज हो जाती है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती। आफ्टरनून में ना करो, दिन में जितनी जल्दी कर सकते हो कर लो। लेकिन अगर आपकी जॉब ऐसी है तो 9-10 बजे कर लो, नहीं तो 6-7 बजे कर लो, लेकिन नॉट आफ्टर 12 इन गर्मियों में। सर्दियों में तो जब मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को नहीं करना चाहिए सेम चीज, क्योंकि वहां पे यूवी रेस बहुत है। हाँ, पराशर ऋषि ये भी तो कहते हैं कि अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करना है। अगर किसी का ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, उसकी सन की डेफिशिएंसी नजर आ रही है, मैं उसको नहीं बोलूंगा टेक सनलाइट। वैसे वहाँ उनको स्किन प्रॉब्लम भी रहती है। हाँ, इसी वजह से। क्योंकि वहां पे यूवी रेस की जो रेडिएशन है ज्यादा है। तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट वन लाइनर्स, थोड़ा सा लॉजिक एस्ट्रोलॉजर को भी लगाना पड़ता है। तभी आपने लास्ट टाइम भी बोला था ना कि एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है। हमेशा एस्ट्रोलॉजर ही गलत होगा। और मैं ये भी बोलता हूँ, आज मैं ये भी बोलता हूँ कि जो ऋषि देके गया ना, वो हिंट्स देके गया, उसको डिकोड आपने करना है। वो डिकोड नहीं करेगा उस चीज को, आपने डिकोड करना है कि किसको क्या चीज सूट करेगी, किसको क्या चीज नहीं सूट करेगी, किसको क्या। अब मैंने आपको बताया, अभी एस्ट्रोलॉजी में 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। एक होता है कारक, एक होता है मारक, और एक होता है अकारक। और चौथा फैक्टर होता है जो ग्रह कारक भी है और मारक भी है। जो कारक है वो तो जहां पे भी बैठेगा, जिस भी नक्षत्र के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, वो तो आपको उन सब चीजों में प्रोटेक्ट करेगा। जो मारक है वो हानि करेगा। जो अकारक है वो हानि तो करेगा, लेकिन प्रॉब्लम इज फॉलोड बाय सॉल्यूशन।
डायबिटीज हुई, दवाई खाई, ठीक हो गया। ठीक है, कोई फीवर हुआ, दवाई खाई, ठीक हो गया। कोविड हुआ, दवाई खाई, ठीक हो गया। जो मारक है, 5 या 6 तरह के मेजर मारक होते हैं कुंडली में। उसमें से जो सबसे बड़े मारक हैं, जो 3-4 सबसे बड़े मारक हैं, वो है 22वां दृष्कांड, 64वां नवमांश, 64th नवमांश, 22nd दृष्कांड, 8th हाउस लॉर्ड, 7th house lord if Venus and Jupiter is sitting in own राशि, and 2nd house lord if Venus and Jupiter is sitting in own राशि। ये विद एक्सेप्शंस है। तो ये 4-5-6 तरह के मारक ग्रह बताए गए हैं। इनमें अगर कोई पैदा होता है या इनकी किसी की महादशा अंतरदशा चलती है और यहाँ सुदर्शन चक्र दशा चलती है या चर दशा चलती है इनकी, तो उस पॉइंट पे मारक के इफेक्ट आते हैं। और मारक के इफेक्ट का मतलब ये है बीमार होना, मौत होना, लॉस होना, बदनामी होना, सोशल बायकॉट होना, लोग आपकी इज्जत ना करें, आपको एग्जाइटी हो, यही सब तो होंगे मारक के इफेक्ट। तो अभी आप जो बता भी रहे थे कि डेथ इसमें से वन ऑफ द चीज डेथ है। तो इसमें से कुछ ऐसे प्लैनेट भी है जो हमारे डेथ की वजह भी बनते हैं। बिल्कुल, 22वां दृष्कांड और 64वां नवमांश और 8वें घर का लॉर्ड, ये मेजर डेथ के कॉजेस होते हैं। अगर एक आम पर्सन को जानना हो तो क्या वो इतनी डिटेल्स के अंदर जान पाएगा एस्ट्रोलॉजी से कि ये मेरी कुंडली में जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, वो तो जान लेगा। अगर आप यहाँ से गुड़गांव जाना चाहते हो और हाईवे में जाम लगा हुआ है, तो भी आप पहुंचोगे, क्योंकि आप जाना चाहते हो। चाहे आप गांव के अंदर से जाओ, चाहे आप दूसरा रास्ता पकड़ के जाओ, जो खड़े रहो, जो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पर बहुत जगह ये कहा जाता भी है कि एस्ट्रोलॉजर को ना कभी डेथ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, लॉसेस प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कि नहीं, मैं बहुत जगह सुना है। तो एस्ट्रोलॉजर काम किसका? अगर मुझे लॉसेस और डेथ प्रिडिक्ट या बुरा टाइम प्रिडिक्ट छोड़ो, गाइडेंस ना मिले, तो एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? एस्ट्रोलॉजर का काम है गाइडेंस देना। वो बारिश नहीं रोक सकता, वो तूफान नहीं रोक सकता, वो तुम्हारा मारक को कारक में नहीं बदल सकता, वो मारक को मारक ही रखेगा। लेकिन उस टाइम के लिए तुम रेडी हो जाओ, तुम अपनी जिम्मेदारियां खत्म कर लो, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन आती है। मतलब टाल नहीं सकते, थोड़ा कम कर सकते थोड़ा कम कर सकते हो। और कोई सोच रहा है कि मैं इससे ज़्यादा कर लूँगा या मैं 2-4 उपाय बताऊंगा, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो फलाना फलाना उपाय करो, ठीक हो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑल दी उपायस आर दी प्लेसिबो इफेक्ट्स, 3 को छोड़ के। और एस्ट्रोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम चलता है ये कि ये उपाय करो, ये हो जाएगा, ये उपाय करो, ऐसा हो जाएगा। है क्या लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, 100 होंगे, 150 होंगे। वही क्वेश्चन बंदा आके पूछता है, मेरा करियर, मेरा पैसा, मेरी बीवी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी हेल्थ, मेरा कोर्ट केस, मेरा ये, मेरा वो, मेरा करियर, मतलब अलाना फलाना, वो 20-25-30 क्वेश्चन ही है जो बार बार रिपीट होंगे, जो सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस है ना। अब बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा ये पार्ट ठीक हो जाएगा। जैसे अभी एक बड़ा फेमस चला था कॉन्वलेक्सा, मेरे को तो नाम भी नहीं पता था ये सब होता क्या है। तो पैसों की दिक्कत, तो अगर सारा पैसा ही 1% लोगों के पास है, टॉप 1% लोगों के पास, तो 99% लोगों को पैसे की दिक्कत है। तो ऐसे थोड़ी होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है इन सब चीजों से? मुझे लगता है पॉसिबल है। अगर एस्ट्रोलॉजी को लॉजिकली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो मैं ही बेवकूफ हूं ना। एस्ट्रोलॉजी को लोग गलत क्यों बोलते हैं? लोग ये क्यों बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक स्कैम है, बोलते हैं ना। बिल्कुल, वो उन लोगों की गलती नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी करने वालों की गलती है, वो एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी की गलती है, क्योंकि वो लॉजिक को तो साइड में रख के बात करते हैं ना। और इवन मैंने कुछ टाइम में ये देखा कि एस्ट्रोलॉजी को लोग चमत्कार के वेज में ज्यादा ढूंढने लग गए, नॉट फॉर साइंटिफिक रीजन जो लिखा गया है उस चीजों में। अगर मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, और मैं पढ़ाता भी हूँ एस्ट्रोलॉजी, एंड एज अ टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कोई भी चीज लॉजिकली नहीं समझा पाया तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं फेल, मैं फेल हूं। और अगर किसी का शुक्र खराब है तो वो खराब है, दही खा के, स्नान करके, बीवी को गहने दिलवा के उसका शुक्र बहुत अच्छा नहीं होने वाला। पर इम्प्रूव हो सकता है, कुछ फर्क पड़ता है।
लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको लिस्ट बताओ और उसको बताओ ये चीजें ना करे, लेकिन वो मारक से कारक बन जाएगा, ये दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। जब ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ राम जी का वनवास नहीं रोक पाए, राम जी की जिंदगी में आई हुई प्रॉब्लम्स को नहीं रोक पाए, तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है इनकी क्या औकात है, इंक्लूडिंग मी। और फिर भी डाइवर्ट सब लोग एक आशा लेकर, मतलब एक सोचते रहते हैं। प्रॉब्लम में है ना, मरीज डॉक्टर के पास जाएगा। सबसे ज्यादा कल्प्रिट प्रोफेशन वही है जहां पे बंदा प्रॉब्लम में आता है और सामने वाला कहता है मैं तेरी प्रॉब्लम ठीक करता हूं और उसको लूट लेता है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वेंटिलेटर में 10-15 दिन रख लेता है। सबसे ज्यादा कल्प्रिट प्रोफेशन भी तो वही है। उम्मीद, जहां उम्मीद है वहीं पे है कि होगा बच्चा पैदा होगा, तो रुक। एक लेडी के मान लो कंसीविंग नहीं हो रही, वो एस्ट्रोलॉजर पे भी जाएगी, वो तांत्रिक पे भी जाएगी, वो डॉक्टर पे भी जाएगी, वो फिर कोई मतलब जो उसको उम्मीद दिखाएगा वो वहां जाएगी। वो वहां जाएगी तो वहां पैसे खर्च करेगी। अगर चांसेस कम लग रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजर को ये बोलना चाहिए चांसेस कम लग रहे हैं, ये उपाय कर लो और डॉक्टर की सलाह लेते रहो, क्योंकि कभी कभी कुछ रीजन होते हैं जो डायग्नोस ही नहीं हो पाते। बहुत सारे रीजन होते हैं ना डायग्नोस नहीं हो पाते। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि डायग्नोस हो ही नहीं पाए, बहुत डॉक्टरों ने बहुत कोशिश करी, किसी भी तरीके से डायग्नोस हो पाए, नहीं हो पाएंगे। फिर वो अलग अलग रास्ते देखता है पेशेंट, नहीं हो पाते। तो आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कहना चाहोगे? एस्ट्रोलॉजर तो फॉर श्योर डेफिनेटली, मंत्र, दान और उपवास के अलावा कोई उपाय मत करो। फास्टिंग के अलावा कोई उपाय मत करो। लाख रुपए की पूजाएं मत करवाओ, और एवरीथिंग इज अ प्लेसिबो इफेक्ट। मंत्र कैसा होना चाहिए? मंत्र कोई भी मंत्र हो, जो जैसे प्रॉब्लम होगी। मैं एक अपना टेक्निक बताता हूँ जी। मैं चतुर्थी तिथि में बॉर्न हूं। मैंने एक कंसल्टेंसी ली थी द ग्रेट जस्टिस एस.एन. कपूर से, वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजर, अब तो वो है नहीं। उन्होंने मेरे को एक उपाय बताया कि लिस्ट बना ले, चतुर्थी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। एक लड्डू का डब्बा खरीद, मोतीचूर के लड्डू, कंस्ट्रक्शन साइट में जा, वहां पे बच्चे हो या वर्कर्स वगैरह, उनको दे। चतुर्थी तिथि है गणेश जी की, तो जस्टिस कपूर ने क्या किया, आंखें बंद की कि गणेश जी को कौन सी चीज खुश करेगी। तो उनके दिमाग में आया कि लड्डू खरीदो और थोड़े से लोअर मिडिल क्लास या लेबर क्लास को बांट दो, जिनको जरूरत है, जो खा के खुश होंगे। उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि कोई तंत्र कर गणेश जी का, कोई मंत्र कर, कोई साधना कर, कोई इच्छा पूर्ति कर, कुछ नहीं कहा। कितना सिंपल था, हर कोई कर सकता है। अब मान लो कोई नवमी में पैदा हुआ, नवमी और तृतीया तिथि दुर्गा माता की है, वो गौरी माता की और दुर्गा माता की है। कन्याओं का सेवा करो, कन्याओं को खुश करो, कन्या किसी गरीब के बच्चे की शादी के लिए जो मदद कर सकते हो वो करो। सिंपल, चीजों को सिंपल रखो। 10वीं तिथि यमराज जी की है, शमशान घाट में कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते पूरे प्रोसीजर्स को, उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दो। जो बीमारी में कोई परेशान है उनकी मदद कर दो। चीजों को सिंपल रखने से क्या होता है, सामने वाला कहता है, अब कोई सिंपल उपाय सुन के आपको पैसे नहीं देगा ना, उसको मतलब भगवान के सामने अगर तुम एक टांग पे खड़े हो तो भगवान ज्यादा रिजल्ट दे देंगे, और 2 टांगों पे खड़े हो तो कम रिजल्ट देंगे। ऐसा सोचने में लगता है, लोगों को लगता है कि शायद डिफिकल्ट चीजों से ही चीजें प्राप्त हो सकती है, जबकि इसका अपोजिट है। मैंने पहली बार अपना एक उपाय डिस्क्लोज किया है जो मैं करता आया, जो मुझे द ग्रेट जस्टिस एस.एन. कपूर ने बताया। और फास्टिंग का मतलब कोई डे फिक्स होना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं? वही ना, वो डे फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और फास्टिंग लोगों को लगता है सिर्फ खाने पीने की होती है, आजकल तो मोबाइल फास्टिंग जरूरी हो गई है। दूर रखो। हाँ,
अगर कोई मियाँ बीवी आपस में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो उनको मौन व्रत रखना चाहिए। फास्टिंग सिर्फ फूड फास्टिंग नहीं है, फूड फास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द फास्टिंग। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसी फास्टिंग रखनी है। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, कुंडली पे डिपेंड करेगा। मैं जनरलाइज उपाय तो मैं देता ही नहीं हूँ। मैंने एक अपना उपाय बताया कि हमारे सर जो मुझे कंसल्ट कर रहे थे उस टाइम, उन्होंने आंखें बंद करके मेरे लिए ये उपाय क्यों ढूंढा, क्योंकि तिथि लॉर्ड गणेश जी हैं और गणेश जी को कैसे कुछ किया जाए कि गणेश जी खुश हों या गणेश जी उस चीज में थोड़ा सा आशीर्वाद दें आपको। अब वो क्या क्या कि साधना कर लो, विद्या कर लो, ये कर लो, वो ठीक है, वो अपनी जगह वो हायर कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन आम आदमी तो नहीं कर सकता ना। ये किसी चीज को मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक दुख है, आपको उसका निवारण चाहिए, तो पहली बात तो दुख का निवारण उपाय करने से एकदम से तो होगा नहीं। देवता खुश होगा तो थोड़ा सा ताकत दुख को सहने की ताकत दे देगा, दुख को दुख ना मानने की ताकत दे देगा। तो जितने भी जो आम लोग हैं, हम लोग अगर ये चीजें करते हैं, छोटे अगर छोटे हमसे उपाय, कुछ छोटी मोटी गलती भी होती है तो वो मैटर नहीं कर रही। छोटे छोटे उपाय ओके। का अब जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जब बात करी थी पिछले पॉडकास्ट में कुछ प्रिडिक्शंस को लेके, लोग बहुत एक्साइटेड थे आपसे जानने के लिए। तो 2025 या 2026 जो आने वाला साल है, इसमें क्या क्या प्रिडिक्शंस है जो आप बताना चाहेंगे? देखो, पिछले साल मेरा जुलाई में पॉडकास्ट हुआ था, वो शुभम रियलिट उनसे, तो मैंने उनको बोला था कि 2026 बहुत अच्छा साल नहीं जाएगा, तुम अपने पैसे वगैरह प्रोटेक्ट करके चलो। कहता क्यों नहीं जाएगा? मैंने कहा वर्ल्ड वॉर होगी। उस टाइम इसकी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, ये रशिया और यूक्रेन की शुरू हो चुकी थी लड़ाई। वो दिन है और आज का दिन है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अभी तक बंद नहीं हुई। 1.5 साल हो गया इस बात को, नहीं उससे भी ज्यादा टाइम हो गया, 2 साल हो गया ऑलमोस्ट। ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई चल रही है, हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है। ये सारी जो कंट्रीज है ना, ये सेकंड ग्रेड कंट्रीज हैं। फर्स्ट ग्रेड कंट्री अभी तक कोई लड़ाई में कूदी नहीं है। रशिया फर्स्ट ग्रेड है, लेकिन रशिया डोमिनेंट है अभी तक। जहां चाइना या यूएस या इंडिया किसी भी लड़ाई का हिस्सा बन गया, जिसकी शुरुआत चाइना करेगा, वहां वर्ल्ड रिसेशन आ जाएगा। और लड़ाई के तरीके कोविड के बाद चेंज हो चुके हैं। लड़ाई का मतलब मिसाइल फेंकना नहीं है, लड़ाई किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हैकिंग, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कल परसों आउटरेज हुआ था, मतलब ये हैकिंग से नहीं हुआ था, मैं कह रहा हूँ ये भी हो गया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मान लो वाईफाई नहीं चलता अब किसी का, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं ये भी देख रहा था कि जो स्कैमिंग होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्कैमिंग है ये। हाँ, तो ये इसी किसी पार्ट से लड़ाई होगी, प्लस ये लड़ाई जिस तरह से लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई होगी और रिसेशन आएगा। और रिसेशन में 2 चीजें फुल प्रूफ है, एक गोल्ड और एक सिल्वर। फाइनेंशियली अपने आप को फिट रखने के लिए सबको पता है कि कैसे फिट करना है अपने आप को। मेंटली फिट रखना है अपने आप को, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, ये तीनों चीजें फिट होंगी तो वो जो 1-2 साल का बुरा टाइम है, जो 25-26 में शुरू होगा और 27-28 तक खत्म हो जाएगा, ये जो 2 साल हैं, स्पेशली 26 और 27, ये जब निकल जाएंगे तो फिर अपने आप को फिर स्टैंड कर लेना। तो इसमें इंडिया के प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। और प्रिकॉशंस आर ओनली ये कि बड़ा रिस्क मत लो, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ को प्रोटेक्ट करके चलो। अपने इंडिया के अंदर हम बात करते हैं, जिसकी क्योंकि वो इस बात है पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 2025 के अंदर या 26 में जैसा बता रहे वो सबसे मेजर वाला पीक पॉइंट हो सकता है। तो 2025 में कब से शुरुआत आपको लगता है कि हो सकती है? यार ऐसे मंथ वगैरह बताने से क्या होता है कि लोगों का सारा फोकस उस मंथ में चला जाएगा। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि शास्त्र क्या कहता है, जिस साल में अधिक मास हो, 2026 वो महीना, और 2 से ज्यादा ग्रहण भी आ जाए, उसमें तो 4 ग्रहण है, वो साल अच्छा नहीं जाता। उसमें कोई ना कोई अपवाद, उपद्रव, अपवाद और कोई ना कोई क्राइसिस आता है, जिसमें अर्थक्वेक्स आ गए, सुनामीस आ गई, इस तरह से। और ये जो इस बार का जो आएगा ना, इस बार का जो 2026 के जो 2 बड़े ग्रहण है, 4 ग्रहणों में से 2 बड़े, वो
पॉइंट जियोसेंट्रिक पॉइंट पे आ रहे हैं इक्वेटर के। ग्रहण जब नजर आता है ना, द व्यूइंग ऑफ ग्रहण किसी किसी एरिया में ज्यादा इफेक्ट करता है, वो जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ इक्वेटर के पास है, वो पूरी अर्थ पे इफेक्ट करेंगे और वो 2026 में कभी भी हो सकता है, और 2026 में वो चीज पीक पकड़ लेगी। 27-28 तक के लिए 2026-27 मेरे हिसाब से सबसे खराब ईयर होने वाले हैं, और इस दौरान मार्केट भी गिरेंगी, इस दौरान प्रॉपर्टी मार्केट भी गिरेगी, इस दौरान मतलब राशन और पानी की कमियां भी होंगी लोगों को। तो इस दौरान में आप कॉमन सेंस वाले उपाय करो ना। मतलब थोड़ा थोड़ा सिनेरियो जैसा 2020 में हुआ था उस तरीके से। उससे भयंकर की उम्मीद है मुझे। ओके, अच्छा कुछ हो सकता है इन दिनों में? अच्छा, कोई भी बुरी चीज किसी के लिए तो अच्छी है। हाँ। कोई भी बुरी चीज किसी के लिए तो अच्छी है। 2020 में जिनके पास उस टाइम 2 पैसे थे, उन्होंने जहां पे भी इन्वेस्ट किया होगा वो पैसा डबल ट्रिपल हो गया, चाहे प्रॉपर्टी, चाहे स्टॉक मार्केट, चाहे कुछ भी। डॉक्टर्स के लिए अच्छा था, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा था। तो 26 में भी कहीं अपवाद में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो मिलती है। क्राइसिस इज फुल्ड विद अपॉर्चुनिटी, बट फॉर टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी यू नीड टू बी मेंटली फिट। तो अभी रिसर्च करते हुए आपको कुछ अलग सा भी कुछ नजर आया कि प्रिडिक्शन वे में पूछना चाहूंगा कि कुछ अलग आया इन 2026-27 को छोड़ के? अगर हम कुछ मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेज, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा दिख रहा है, कोई बुरा दिख रहा है, कोई सक्सेसफुल है, कोई नॉन सक्सेसफुल है, 60% 70% ऑफ लोग माइनर या माइनर से ज्यादा डिप्रेशन में रहने वाले हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो मेंटल लोनलीनेस, कंपैरिजन, मेंटल स्टेज, कुछ भी हो। बाहर कैसे निकले? हाँ, कुछ सोल्यूशन इन सब से, अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहो खुद को, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को? इमोशनल फुलफिलिंग रहो, तभी आपको लोग इमोशनली फुलफिल करेंगे। मोबाइल में दुनिया नहीं है, दुनिया आपके आसपास है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए कि जो न्यूमरोलॉजी होती है ये एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे कनेक्टेड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे मिली हुई है? न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, ये सब बच्चे एस्ट्रोलॉजी के ही हैं। और इसको बिल्कुल बाप एस्ट्रोलॉजी है, ये सब बच्चे हैं। मतलब वैदिक सबसे टॉप पर आप कहना चाहोगे? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी ये है ना, तो एस्ट्रोलॉजी ये है। एक आदमी अगर एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में पैदा होगा तो सबकी न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन सेम है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या आती है? 17 सितंबर 1995। ठीक है, 17 सितंबर 1995 में जो भी लोग पैदा होंगे, आजकल लोग न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स वगैरह बहुत बनाते हैं, तो वो सेम रिपोर्ट है सबकी। वो रिपोर्ट बनाई, सॉफ्टवेयर में डाला, छापी और निकाल दी। 17 सितंबर 1995 में 2 बजे, 2:05 पे, 2:10 पे और अलग अलग जगहों में जो जो पैदा हुआ है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को वो करके, ये एस्ट्रोलॉजी है। विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुए थे, दोनों की किस्मत अलग है, ये एस्ट्रोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी से हेल्प मिलती है, एस्ट्रोलॉजी से सब पता चलता है। न्यूमरोलॉजी में जिस नंबर में हम पैदा होते हैं उस नंबर का लॉर्ड, जैसे बृहस्पति, मैं 3 नंबर हूँ तो बृहस्पति है मेरा लॉर्ड। अब मेरा लॉर्ड एस्ट्रोलॉजी चार्ट में ठीक बैठा हुआ है तो वो मुझे एक ग्रेटर सपोर्ट देता है। मेरा जो टोटल आता है, जिसको कंडक्टर बोलते हैं आजकल के न्यूमरोलॉजिस्ट, वो 9 नंबर है। मेरा मार्स भी ओके ही है तो वो भी मेरे को सपोर्ट देता है। तो ये जो प्लैनेट होते हैं, जो आपके न्यूमरोलॉजी रूल्ड प्लैनेट होते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अच्छे बैठे हों तो आपकी किस्मत अच्छी होती है। मतलब टॉप पे, और देखा जाए जो पूरे सब चीज़ों को कवर करता है, दैट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक रिसर्च का टॉपिक है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे प्राइम कंटेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है, जो क्लासिक्स कहते हैं, जिसको शास्त्र कहते हैं, वो पराशरी है। पराशर हो रहा शास्त्र, फॉलोड बाय सारावली, फॉलोड बाय बृहद जातक, फॉलोड बाय जातक परिजात, फॉलोड बाय मंतेश्वर, फॉलोड बाय प्रश्नवली, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारा शास्त्र है। आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकते,
और ये जो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ना कि मैंने ये पाया है, मैंने ये किया है, उसको बोलो कि वो पराशर होरा शास्त्र में या जिस भी उसने टेक्स्ट में वो चीज पढ़ी है उसको कोट करके दिखा दे, मान जाऊंगा मैं। और कोई भी एस्ट्रोलॉजी को पोल्यूट करने का मतलब हक नहीं रखता अगर उसने उन सारे टेक्स्ट को ढंग से पढ़ा ना हो, समझा ना हो। और आप बहुत सालों से वैसे भी रिसर्च करो, इतने सारे स्टूडेंट्स मैं को पढ़ाते हो। 2015 से पढ़ रहा हूँ, और 2000 कोविड के बाद मैं हल्का हल्का पढ़ाना शुरू किया था। 23 से तो मैं फुल फ्लैश कम से कम 200-250 लोगों को पंचांग पढ़ा चुका हूँ और 101 लोगों को मैं प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो इस दौरान में आपको कुछ ऐसा कुछ नजर आया एस्ट्रोलॉजी में जो शायद बहुत कम लोग जानते हो, कुछ रिसर्च में या कुछ अलग से नजर आया हो? बहुत कुछ है। कुछ चीज़ अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहो। नक्षत्र होता है हमारा, हम्म किसी का अश्विनी नक्षत्र है, किसी का भरणी नक्षत्र है, किसी का कृतिका नक्षत्र है, तो ऐसे नक्षत्रों की लिस्ट होती है। हर नक्षत्र का एक मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। द लोअर द मैग्नीट्यूड ऑफ द नक्षत्र, द हायर द पार्ट ऑफ द सक्सेस। और मैग्नीट्यूड वेरिएबल होते हैं कई नक्षत्रों के, कई नक्षत्रों के नहीं होते। और जिन नक्षत्रों के मैग्नीट्यूड वेरिएबल नहीं होते उन लोगों को सक्सेस पाने के लिए उस नक्षत्र को, आप जब पैदा होगे नक्षत्र किसी ना किसी तिथि में होगा, तो जिस भी आप तिथि में पैदा हुए हो तो मून का पक्ष बल ज्यादा होना चाहिए, मतलब मून पूर्णिमा के आसपास का होना चाहिए, तभी आपको उस मून के नक्षत्र में सक्सेस मिलेगी। वो सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे, वो सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे उस कैरेक्टरिस्टिक्स के। और मैं आपको कुछ बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ द नक्षत्र के बारे में, जिनके मैग्नीट्यूड कम है और जिनमें सक्सेस मिलने का चांस ज्यादा होता है। ओके जी। और बड़ा अच्छा सा ये लिस्ट है। सबसे पहले मैं बताऊंगा रोहिणी नक्षत्र। एल्डेब्रान बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ओके। नासा ने इसको जंक्शन स्टार बोला एल्डेब्रान। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.85, जो इसका लैटिट्यूड है 5.28, डेक्लिनेशन 16.33, और इसमें 5 मेजर तारे हैं जिसको बोलते हैं ब्राइटेस्ट स्टार्स। रोहिणी नक्षत्र को सबसे अच्छा नक्षत्र कहा गया है पैदा होने के लिए। कृष्ण भगवान रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। इसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है, या जिनका भी मैग्नीट्यूड 1-2 से कम है वो सारे नक्षत्र अच्छे हैं, लेकिन रोहिणी नक्षत्र का मैग्नीट्यूड भी कम है। और रोहिणी नक्षत्र को शास्त्र कहता है कि सबसे अच्छा नक्षत्र है पैदा होने के लिए, बस एक है कि उसमें पक्षबल अच्छा हो और कोई बुरा योग ना बनता हो। जैसे रोहिणी नक्षत्र और फ्राइडे का एक विष योग बनता है, वो वैसे योग ना बनते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपने तो वैसे भी बहुत सारी कुंडलियां रिसर्च तो करी हैं। कोई आदमी क्या नक्षत्र का मैग्नीट्यूड देखता है? क्या नक्षत्र की डेक्लिनेशन देखता है? मेरा ये मानना है, मैं इस पे रिसर्च भी करूंगा, कि अगर मैं किसी सवाल का कोई लॉजिकल आंसर नहीं दे पाया तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। मैं और नक्षत्रों के बारे में बताता हूं जिनका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन इसको जो सक्सेस के लिए अच्छे हैं। एक उनमें से है स्वाति नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। इनका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन इनमें क्या है, थोड़ा सा संकीपन आता है जो इसमें पैदा हुए हैं। लेकिन सक्सेसफुल भी तो वही होता है जो संकी होता है। जिद, स्टबननेस। चित्रा नक्षत्र को बोलते हैं स्पाइका। जो इसका जंक्शन स्टार है इसको स्पाइका नाम दिया गया है और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 0.98 है और स्वाति नक्षत्र का 0.04 है। और ज्येष्ठा और आद्रा ऐसे नक्षत्र हैं जिनके मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, चेंज होते रहते हैं। और जो आद्रा नक्षत्र है इसका नाम है बीटल गीस, और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है इसका जो नाम है इसका नाम है एंटारेस। इनके वेरिएबल मैग्नीट्यूड्स हैं। अभिजीत नक्षत्र जिसको सबसे पायस्ट नक्षत्र या प्योर नक्षत्र माना जाता है उसका मैग्नीट्यूड है 0.03। और ये वैसे गिनती में नहीं आता, लेकिन ये श्रवण नक्षत्र की पहली पदा और पूर्वा
उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र की चौथी पदा, सॉरी, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र की चौथी पदा और श्रवण नक्षत्र की पहली पदा में अभिजीत नक्षत्र होता है। इसका मैग्नीट्यूड 0.03 है एंड दिस इज दी मतलब सबसे दूर का नक्षत्र है, लेकिन मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसलिए अभिजीत नक्षत्र नेकेड आइट से नजर आ जाएगा लेकिन बाकी नहीं आएंगे। ओके। तो शास्त्र क्या कहना चाह रहा है इसमें कि जिन नक्षत्रों का मैग्नीट्यूड कम है, श्रवण नक्षत्र का मैग्नीट्यूड 0.77 है, तो जिन नक्षत्रों का मैग्नीट्यूड कम है और उनमें चंद्र को पक्षबल मिल जाता है वो एक राजयोग है। और ये मोस्टली किस कुंडली में देखा गया है? ये हर राजयोग? कुंडली में मिल जाएगा, नजर आ जाएगा। एक बेल्ट ऑफ ओरियन है जो ऐसे नजर आती है कि एक हिरन के सर पे किसी ने तीर मारा है, वो मृगशिरा नक्षत्र कहते हैं उसको। तो हर नक्षत्र की अपनी एक स्टोरी है, जिसको आप माइथोलॉजिकल स्टोरी बोल लो या इंडियन हिस्ट्री कह लो, कुछ भी कहा जा सकता है, और उस स्टोरी का एक रीजनिंग है। अब रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा की सबसे सुंदर और सबसे सिडक्टिव वाइफ कहा गया, और रोहिणी नक्षत्र का मैग्नीट्यूड कम नजर आया, और रोहिणी नक्षत्र का जो एरिया है वो ज्यादा है। तो शास्त्र ये भी कह रहा है जिन नक्षत्रों को ज्यादा एरिया मिला हुआ है, जो ज्यादा एरिया में होते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं। तो ये बहुत बड़ी विद्या है। दिस इज द नेवर एंडिंग रिसर्च एंड नेवर एंडिंग स्टोरी ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, मैं एक ऐसा मतलब इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब से ही करूंगा कि आस्क एनीथिंग, आई विल गिव अ लॉजिकल आंसर। बिल्कुल। और अगर मैं लॉजिकल आंसर नहीं दे पाया उस दिन, तो हफ्ते बाद दूंगा, महीने बाद दूंगा, रिसर्च करके दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। और अगर कभी नहीं समझ आया तो मैं ये भी बोल दूंगा कि मेरे को इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिला, बस आप क्वेश्चन पूछो। ठीक है। ऐसा मैं कुछ दिवाली के आसपास प्लान कर रहा हूँ। ये बढ़िया ना, काफी लोग एंगेज हो पाएंगे आपसे, डीपली नॉलेज बिल्कुल समझ पाएंगे। क्योंकि मैं अपने मेंटर्स मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। कंसल्टेंसी तो मैंने बहुतों से ली है। एक डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा और एक जस्टिस एस एन कपूर। पढ़ाया मुझे डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा ने, कंसल्ट मुझे कपूर साहब ने किया, जस्टिस एस एन कपूर ने। ये दोनों बहुत लॉजिकल थे, फैक्ट्स और लॉजिक्स पे ज्यादा फोकस करते थे। तो हम कुछ पूछते थे तो उसके बदले लॉजिक क्या है। ये लॉजिक वर्ड मैंने इतनी बार सुना है ना, तो मुझे लॉजिक, अगर मैं सामने वाले को लॉजिक दे पा रहा हूँ, देन आई एम अ गुड टीचर, आई कैन बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर। अगर नहीं दे पा रहा, कोई बात। एंड इसमें एक चीज आपसे पूछनी थी कि इतनी सारी चीजें, क्योंकि आप इतना डीपली में जाते हो, लॉजिक्स पे ज्यादा फोकस करते हो, क्या एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर इतना डीप जाकर एक किसी पर्सन की कुंडली देखता है? मैं ये नहीं कह रहा सब नहीं देखते होंगे, बट रेयर जो लोग, आजकल बहुत ज्यादा चीजें चल रही है, क्या सच में इतनी चीजें इतना डीप जाके देखते हैं? जो बंदा फेमस हो जाता है उसको कॉल्स आते हैं। अब वो कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, जो भी उसकी मतलब जो भी है वो लेने, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखेगा ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को सामने वाला क्वेश्चन नहीं कर सकता। डॉक्टर नहीं है ना वो, चेकलिस्ट होनी जरूरी है। मैं एक बार दुबई एयरपोर्ट में था, तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे एयरपोर्ट के टॉयलेट वाले भी ना पूरी चेकलिस्ट बनाते हैं। राइट। वॉशरूम, डिस्पेंसर, टॉयलेट पेपर, अलाना फलाना, इंडिया में भी 18-20 चीजों की चेकलिस्ट है। क्या हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में कोई चेकलिस्ट है कि हाउ टू सी अ कुंडली? आज मैं तुम्हें अपनी एक चेकलिस्ट बताता हूं जो पराशर होरा शास्त्र के अध्याय 88 में लिखी हुई है। अशुभ वेला, मतलब ये अगर 21 पॉइंट है तो इसको अशुभ मानो, मतलब सक्सेसफुल होके भी अशुभ मानो। ओके। और अगर बंदा स्मार्ट है तब भी अशुभ मानो। अगर आपकी कुंडली में आ रहे हैं तो प्लीज बताइए इसके बारे में। और इनमें अगर 2-4 चीजें रिपीट हो गई तो उस हिसाब से अशुभ वेला और ज्यादा वो हो जाएगा। अशुभ वेला का मतलब नेगेटिव। पहला है नीच का सूर्य, ये बहुत खराब माना गया है। दूसरा है नीच का चंद्र। तीसरा है क्रांति साम्य,
ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मतलब डिटेल बड़ा टॉपिक कॉन्सेप्ट है। ओके। चौथा है ग्रहण में जन्म होना, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण में जन्म। पांचवा है भद्रा काल, जिसको विष्टिकरण भी बोलते हैं, इसमें जन्म होना अच्छा नहीं है। छठा है गंडमूल में जन्म होना अच्छा नहीं है। सातवां है अमावस्या। आठवां है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, स्पेशल एक तिथि बोली है। नौवां है वैधृति योग, और पंचांग में जितने बुरे योग होते हैं, व्यघात, वैधृति, विष्कम, व्यतिपात, वज्र, ऐसे कई तरह के योग होते हैं, परिग योग, ये 8-10 योग होते हैं पंचांग में जो बुरे होते हैं। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण होते हैं, इसमें योग जो बुरे नाम वाले हैं इनमें जन्म अच्छा नहीं माना गया। फिर संक्रांति के दिन का जन्म अच्छा नहीं माना गया। फिर यमगंड योग बनता है तिथि, वार, नक्षत्र के योग से, उनका जन्म अच्छा नहीं माना गया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आजकल शायद इतनी वैलिड नहीं है इंडिया में, क्योंकि अब उतने बच्चे नहीं पैदा होते, कि 3 सेम जेंडर के बाद अगर चौथा बच्चा अलग जेंडर का पैदा होता है, इसको बोलते हैं त्रिखल योग। 3 लड़कियों के बाद लड़का या 3 लड़कों के बाद लड़की, वो जो चौथा है उसके लिए अच्छा नहीं माना गया, उसके लिए अनिष्ट बोला गया है। ये कुछ योग हैं पराशर होरा शास्त्र अध्याय 88 के, जिनको अशुभ वेला या नेगेटिव योगों में डाला जाता है, और ये जितने ऐड होते जाएंगे कुंडली में उतना नेगेटिव होता रहेगा। ये और मल्टीपल भी ऐड हो सकते हैं, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। ओके। अब इसमें जैसे हम इतने सारी दोष की बात करी, एक बड़ा फेमस दोष है जो मैं समझ सकता हूँ कि ये वर्ड लोगों के लिए थोड़ा टेक्निकल जा सकता है, पर रिसर्च करेंगे तो पता लग सकता है। मांगलिक दोष माना जाता है कि मांगलिक दोष ना 28 साल में भी खत्म हो जाता है, ये मतलब कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। मांगलिक दोष में कुछ एस्ट्रोलॉजर ने इनका तोड़ निकाला कि पहले तो शादी हो जाती थी 15-16 साल में, तो जिसको मांगलिक है उसकी 28 के बाद शादी करो, तब तक बचपना खत्म हो जाता है, ये इसका तोड़ निकाला। लेकिन जिसका मांगलिक दोष है, एक्चुअल में है मांगलिक दोष के कई सारे तोड़ भी हैं। अगर किसी के एक्चुअल में मांगलिक दोष है या कोई बुरे दोष हैं कुंडली में, इसको मांगलिक नाम भी नॉर्थ इंडियंस ने दिया है, इसका नाम है कूजा दोष। कूजा दोष एक्चुअल में जो इसका वर्ड है, हाँ, इसका नाम है कूजा दोष, इसका मांगलिक दोष नहीं नाम। तो जो भी इसका नाम है, इसमें शास्त्र क्या कहता है, अगर इसमें कोई पैदा हुआ है तो प्रॉब्लम तो आएगी। वो 28, वो कह रहे हैं शादी में प्रॉब्लम आएगी, अब शादी जब होगी तभी तो प्रॉब्लम आएगी। वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम डिले करने के लिए शादी डिले कर रहे हैं। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि प्रॉब्लम की लिस्ट बनाओ और साथ में वो प्रॉब्लम ना आए उसका कोई ना कोई रेमेडियल मेजर करो। लेकिन वो रेमेडियल मेजर 3 ही हो सकते हैं, चौथा रेमेडियल मेजर नहीं होता। क्या है वो 3? दोबारा बता रहा हूं, मंत्र, उपवास और दान, बस ये करना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना। और इसमें भी जैसे कुछ टाइम पीरियड है कि ये इतने महीने, इतने साल, इतने दिन, ऐसा कुछ? हाँ, या हमेशा वो तो है ही टाइम पीरियड। एक रेमेडी, अभी सावन शुरू हुआ है आज से, हाँ, तो एक रेमेडी, वन ऑफ द रेमेडीज बता रहा हूँ कि 16 सोमवार का फास्टिंग करो और शिव जी के वहां जाके पूजा करो, या सिर्फ सावन के व्रत रखो सोमवार टू सोमवार। ये रेमेडीज है ना, ये सारी रेमेडीज हैं, ये रोजमर्रा की हैं, स्पेशल रेमेडीज कुछ नहीं होती। और एक चीज़ मैं आपसे ना अपने लिए पर्सनल पूछना चाहूँगा, बहुत अलग अलग टाइप की रेमेडीज एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, फैमिली भी बताती है, हर कोई बताता है। आपने 3 रेमेडीज बताई, जल चढ़ाना बताया कि शिव जी को, नहीं, मैंने कोई रेमेडी नहीं बताई, मैं कह रहा हूँ जनरल रेमेडी तो हो ही नहीं सकती। वही मैं कह रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप की रेमेडीज भी फॉलो करते हैं। क्या रेमेडीज जिसके लिए फॉलो की जाती है उसके इम्पैक्ट भी अलग होते हैं, या फिर एक रेमेडीज से भी आप अपने जीवन के जो भी दोष है उसको भी कम कर सकते हो? मैं तो रेमेडीज को सबसे बड़ा ब्लंडर मानता हूँ। रेमेडीज ही तो पॉल्यूशन है एस्ट्रोलॉजी में। अगर किसी की कुंडली में कोई एक्सीडेंट नजर आ रहा है, बैड मैरिज लाइफ नजर आ रही है, कैंसर जैसे योग नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम रेमेडी करके उस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। उसको तैयार करना और उस चीज को रिवर्स करने में फर्क है। बारिश हो रही है इस पॉडकास्ट के टाइम, मैं छाता लेके आऊं कि मैं मंत्र पढ़ के बारिश बंद कर दूं? ऑब्वियसली बात है, छाता लेकर आओ। बस
अब वो कह रहा है मैं मंत्र पढ़ूंगा बारिश ही नहीं होगी, और कैसे, पॉसिबल ही नहीं है ना। सिंपल चीज़ जो आपने 3 बताई, जो मेरे को भी टू बी वेरी फ्रैंक बहुत लॉजिकल लगती है। आप ये 3 चीज़ करोगे तो शायद पर ऑटोमेटिकली लोग चीज़ें तो अच्छी ये होने बोल लगेंगी। देते हैं घड़ी शेप की पहनी हुई है तुम खराब हो गए। मैंने काली घड़ी पहनी हुई, ठीक है, उस टाइम किसी को पता नहीं था कि मैं भी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। मेरे पास बंदा आया, वो कहता काली घड़ी मत पहना करो बर्बाद हो जाओगे। ओ भाई, रेडो की काली घड़ी जो सेरेमिक ना 2.5 लाख की आती है, ऐसे नहीं होता। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, बस बोल रहे हैं लोग। ओके, और काला रंग उन सबको सूट करता है जिनका शनि स्ट्रांग है। तो पहने, एटलीस्ट काला रंग पहने। मैं वो बता रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं है तो काला ही काले को ही बंद करा दो इसके। और आपने ये भी मिथ सुनी होगी कि शनिवार को लोहा मत खरीदो। क्या मिथ है, सच्चाई है? सब मिथ है मेरा भाई, मिथ। मिथ। गुरुवार को ये मत करो, वो मत सब करो। मिथ है। नहीं, कुछ चीजें मान ली सच्चाई भी हैं, लेकिन किसी भी चीज को वहम में डाल देना वो खराब है। ओके, एक बहुत फेमस चीज़ है जो लोग सबसे ज़्यादा बड़े हैप्पी होते हो, ठीक है, हाथ देखना, ठीक है। तो नाउ क्या ये एस्ट्रोलॉजी है? हाँ, एस्ट्रोलॉजी है। मेरे को नहीं आती, लेकिन ये हमारे शास्त्र इसको सपोर्ट करते हैं। हाथ देखना मतलब एस्ट्रोलॉजी है, मैंने सीखी भी थी, लेकिन सबसे ऊपर कुंडली है, उसके बाद ये वो है बाकी। जितने भी आगे सारे कैसे, तो इसके थ्रू आपको क्या लगता है, अगर आप आइडिया ही लगता है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं हो सकती। डिटेलिंग्स नहीं जा सकती, क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि रेखाएं बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा भी हैं, बहुत तो कम भी हैं। वही तो कह रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ें मैं भी मानता हूँ, जैसे हाथ देखने में कि ये जो बीच का पार्ट है पाम का, अगर ये गुलाबी है तो बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा रेखाएं होना या बहुत ज़्यादा कटिंग होना हाथों में बहुत ख़राब है। तो इससे एक जनरलाइज व्यू तो मिल जाएगा आपको, उसमें कोई वो नहीं है। पर अगर डिटेल्स में जाना है तो उसके लिए आपको कुंडली में जाना पड़ेगा। कुंडली का तो कोई सब्सिट्यूट ही नहीं। अब इतने सारे दोष की बात हुई, बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं माँ बाप बहुत एक्साइटेड होते हैं उनका नाम रखने के लिए। तो बच्चों का नाम रखने का सही तरीका क्या है? एक तरीका जो फॉलो होता है इंडिया में स्पेशली, वो है कि पंडित जी को घर बुलाओ, हाँ, वो नक्षत्र देखते हैं। नक्षत्र देखने के बाद उसका नाम रखते हैं। नक्षत्र के अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उससे नाम रखते हैं। मैं इस तरीके को मानता था कि ये सही तरीका है, लेकिन कुछ अपवाद हैं इसके, वो सही तरीका नहीं है। राम जी का नाम राम रखा गया, कृष्ण जी का नाम कृष्ण रखा गया, और वो रोहिणी नक्षत्र में और वो पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र तो के से शुरू होता है, तो राम तो आर से शुरू होता है, राम तो स्वाति नक्षत्र का नाम हो गया। नाम रखने के लिए आप कोई भी टेक्निक यूज करो, बस नाम का कोई मतलब हो, अच्छा मतलब हो, बुरा मतलब ना हो। दूसरा, आपके कुल देवता, आपके कुल गुरु, आपके नक्षत्र या नक्षत्र के अधिपति से रिलेटेड हो, या तिथि लॉर्ड से रिलेटेड हो। कुछ भी ऐसा ना रखें बस। कुछ भी ना रखो। तो आप भी मानते हो कि नाम अगर गलत रखा जाता है तो इससे आपकी लाइफ में इम्पेक्ट पड़ता है? फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन कुछ भी नाम मत रखो, नाम का मीनिंग अच्छा होना चाहिए। आजकल कुछ भी नाम रखने लग गए हैं लोग। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जो कुछ भी है, लेकिन समझ गए ना आप कुछ भी नाम का मतलब। तो सही नाम अगर ढूंढना हो तो क्या वो नाम को हम भगवान से रिलेट कर सकते हैं कि उनके हाँ, नामों से? विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 विष्णु जी के नाम है, वो तो अच्छे हैं ही। हाँ, तो एक मैंने आइडिया दे दिया। तो ऐसे ही सर्च करके हम लोग। बिल्कुल। ओके, ग्रेट। सो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे हम्म। कि जैसे अभी सावन चल रहे हैं, तो माना जाता है कि सावन में ना भगवान रेस्ट करते हैं, सोते हैं। इसका एस्ट्रोलॉजिक मीनिंग क्या है, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब है इसका? इसका ये मीनिंग तो बिल्कुल नहीं है। भगवान ने दरवाजा बंद किया, चिटकनी लगाई, ऑल आउट ऑन की और सो गए, और सारी धरती को भगवान भरोसे छोड़ दिया। इसका ये मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग समझाता हूँ। 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको बोला जाता है ऊपरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ऊपरी ध्रुव में 6 महीने का सनराइज होता है अप्रोक्सीमेटली, और 6 महीने का सनसेट होता है। तो 21 जून को समर सॉलिटिस होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट डे। इसके बाद, इसके 1 महीने बाद जब सन डिक्लाइन करने लग जाता है, जिसको हम अपने शास्त्रों में दक्षिणायन बोलते हैं, उस दौरान जो
समय होता है, वो जो कुछ समय होता है, वो ऊपरी ध्रुव के लिए वो अंधकार वाला समय स्टार्ट हो रहा होता है। उस टाइम को हम बोलते हैं ये शयन, देवशयन एकादशी। देवशयन एकादशी बड़ी फेमस है, मतलब उससे हम इसको करते हैं। फिर सावन का महीना आता है, इसमें माना यह जाता है कि विष्णु जी अपना जो कमांड है टुवर्ड्स दी धरती, ये पृथ्वी, पृथ्वी नहीं ऑल ओवर यूनिवर्स, उस टाइम ये कमांड हैंड ओवर कर देते हैं शिव परिवार को। ओके। उसके बाद नवंबर में फिर एकादशी के दिन ही, जिसको ये कार्तिक एकादशी से जो ये टाइम शुरू होता है, इस टाइम पे वो हैंड ओवर वापसी ले लेते हैं। तो ये 4 महीने अप्रोक्सीमेटली होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये ओके। अप्रोक्सीमेटली 4 महीने होते हैं। इसमें शिव परिवार के चारों लोग एक एक महीना संभाल लेते हैं। सावन शिव जी, भादो गणेश जी, कार्तिक कार्तिकेय जी, और लास्ट में अपना ये पार्वती माता। पार्वती माता। तो ये बेसिकली एक तरीके की ड्यूटी है जो हर एक अलग ये अलग भगवान ड्यूटी के है, पास ये ड्यूटी जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी और शिव परिवार है, इसके अलावा भी किसी और के पास? मेजरली यही है। ओके। बाकी देखो, अग्नि की ड्यूटी अग्नि देवी करेगा, वायु की ड्यूटी वायु देवी करेगा, समुद्र की ड्यूटी वरुण देवी करेंगे। तो वो देवता को एक ड्यूटी दी हुई है, और इन देवता के जो मैनेजर्स हैं, सीईओ हैं, सीटीओ हैं, वो ये और ऊपर हैं, और जो सीईओ हैं वो विष्णु जी हैं, और उस टाइम के लिए शिव जी हैं। ओके। बस वो उस टाइमिंग के लिए अपनी हाँ। चीजें शिफ्ट करके सामने दे देते हाँ, हैं। तो इस टाइम पे शादी लोग कम करते हैं, मतलब ऑस्पिशियस चीजें कम करते हैं, लेकिन सारे त्योहार इस टाइम पे आते हैं। तो शादी कम करते हैं, समझ सकते हैं क्या? कुछ- शादी कोई करते हैं तो उसके लिए ठीक है ये सब समय? देखो, मेरा तो ये मानना है कि इस समय भी कुछ कुछ डेट्स निकलती हैं जिनमें शादी की जा सकती है, लेकिन जनरली मानना है कि इन जो ये जब देवता होते हैं तो शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस डेट्स होती हैं जो भादों के महीने में आप शादी कर सकते हो। ओके। जैसे अगर शरद पूर्णिमा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कोई ग्रहण नहीं लग रहा है या कुछ है, उसमें आप शादी कर सकते हो। तो इन महीनों को थोड़ा सा नेगेटिव माना गया है, दक्षिणायन के ये कुछ पर्टिकुलर महीने हैं, लेकिन इनमें भी कुछ डेट्स हैं जो बहुत पॉजिटिव होती हैं। अगस्त में, अगस्त का नाम अगस्त इसलिए, अगस्त तारा उदित होता है, उसमें जो लोग पैदा होते हैं जब अगस्त तारा उदित हो रहा है और आपका ऑड नंबर का लगन है, तो वो भी बड़ा अच्छा माना जाता है। तो बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, उसको पढ़ने के लिए पूरे शास्त्र को कंपाइल करके देखना होता है। मुझे अब इससे एक पर्सनली लेवल पे क्वेश्चन हो रहा है, जो लोग सितंबर में पैदा होते हैं उनका भी कुछ कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है क्या? तो डेट ऑफ बर्थ 17 तभी सितंबर तभी है। मैंने आपसे पूछा। मोदी जी की भी डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर है। हाँ। तो होता है, क्यों नहीं होता? सितंबर वैसे माना अच्छा महीना, तो आप बता रहे हो कि ये महीना थोड़ा वैसा रहता है, बट इसमें महीने में भी बहुत सारे पर्व होते हैं, महीने में भी बहुत सारे पर्व होते हैं, कोई भी चीज़ जनरलाइज नहीं की जा सकती। उसमें हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। ओके। नाउ एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी तरीके के दोष होते हैं, जिसमें पितृदोष भी है और काल सर्प दोष भी है। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे? पितृदोष तो मैंने तुम्हें जो अभी लिस्ट बताई है ना अशोक उसमें- बेला की, उसमें बहुत सारे दोष मिल जाएंगे। पंचांगों में कई तरह के दोष हैं, पितरों में कई तरह के दोष हैं, एस्ट्रोलॉजी में इनके अलावा भी कई तरह के दोष हैं, जैसे विष योग, ओके। विष कन्या योग, ज्वालामुखी योग, यमगंड योग, शार्प शीश योग, बुरे योगों की तो लिस्ट है। लेकिन काल सर्प दोष किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल ग्रंथ, पुराने ग्रंथ में नहीं लिखा। चाहे वरामीर की बृहद जातक पकड़ लो, चाहे सारावली पकड़ लो, चाहे बृहद प्रासर होरा शास्त्र पकड़ लो, चाहे जैमिनी सूत्रम पकड़ लो, चाहे जातक परिजात पकड़ लो, चाहे मंत्रेश्वर पकड़ लो। मतलब मुझे कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं पता जिसमें काल सर्प योग नाम लिखा हुआ है। ये एक इन्वेंशन है एस्ट्रोलॉजर्स की, जिससे वो पूजा करा के 2 पैसे कमा पाए। हाँ, राहु केतु के अपने प्रॉब्लम्स हैं,
लेकिन काल सर्प दोष एज अ वर्ड नहीं लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा राहु केतु में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काल सर्प दोष एक बनाया हुआ दोष है जो एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वेंट करा गया है, ये इन्वेंट किया गया। ओके, बट बहुत साढ़े सती, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष और गुरु चंडाल दोष, ये पैसा कमाने के लिए बड़े अच्छे हैं, क्योंकि ये दोष अगर किसी की कुंडली में आप जस्टिफाई कर पाओ तो इन दोषों का वो निवारण कराएगा और आप ही से कराएगा। अब चाहे उसको आप रिंग पहनाओ, चाहे उससे आप पूजा करवाओ, चाहे उसके नाम की आप खुद पूजा करो, और जिनको गिमिक्स आती हैं वो 18-20 तरीके हैं उन चीज़ों, और उनको बोल दो कि हमने इस दोष का इलाज कर दिया। तो ये चारों तो फेवरेट है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। ओके, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तब इन सब चीज़ों को लिखा गया, किताबों में लिखा गया, ग्रंथों में लिखा गया, सब चीज़ों में इनकी प्रॉब्लम को भी लिखा गया, इनके सॉल्यूशंस को भी लिखा गया। क्या वो सॉल्यूशन वो चेंज हुए आज के टाइम पे? लोगों ने करे? सॉल्यूशंस वर्ड ही गलत है। क्या किया जा सकता है? बारिश में अपने आप को पानी से बचाना है, छाता लिया जा सकता है। हाँ, तो ये सॉल्यूशन के ज्यादा गाइडेंस है कि भैया आप समझ आ जाता है ना बारिश होने वाली है, मौसम देख के समझ आ जाता है ना बारिश होने वाली है, हाँ भाई बारिश होने वाली है, तू छाता लेके जा, और अपने गाड़ी के टायर चेक करा लियो कि गाड़ी पंचर ना हो जाए, बारिशों में ज्यादा पंचर होती है गाड़ी। तो ये सब क्या है? ये सब गाइडेंस है। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी का अंदर बहुत ज्यादा हिडन एंगर नजर आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप कि अपने गुस्से को कहीं और निकाल। किसी की फैमिली लाइफ खराब नजर आ रही है तो हम उसको बोलेंगे अपनी फैमिली लाइफ को संभाल के रख, छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं है। किसी की फाइनेंशियल लाइफ खराब नजर आ रही है तो उसको मैं ये नहीं बोलूंगा तू ये कर ले, तू करोड़ रुपए कमा लेगा, जब नहीं कमाएगा तो नहीं कमाएगा। अपने पैसे को बचा के रख, रिस्क फ्री रह, कोई ऐसी स्कीम वगैरह में पैसा मत डाल दे जहां पे पैसा फंस जाए। 10 के 20 करने के चक्कर में 10 भी ना गवा दो। हम उनको ये उपाय देंगे ना। आप मानते हो कि ये जो उपाय हैं, जो गाइडेंस के, लोगों ने इसे मैनिपुलेट करके चेंज भी करा है एस्ट्रोलॉजरों ने? जो एक्चुअल में उपाय थे, मैनिपुलेशन तो हर काम में होती है। नहीं, अभी इस फील्ड के अंदर क्या आपको मैं तुम्हें बात बताऊं, लोग कहते हैं हम आपको एक क्वेश्चन है 14 फरवरी के आसपास बड़ा पूछा जाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अब गर्लफ्रेंड कैसे आएगी? तो एक एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आप अपने जेनिटल्स को दही से धो लो। बड़ा फेमस हुआ था वो, ठीक है? तो कुछ नहीं होगा उससे। अगर शुक्र सच्ची में खराब है तो शुक्र के कुछ उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन उस खराब को अच्छा नहीं किया जा सकता। उस खराब की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है या उसे मैनेज किया जा सकता है। अगर मेरा 22वें दरेशकांड का लॉर्ड जो मारक है, और किसी के भी 22वें दरेशकांड का लॉर्ड मारक होगा, या 64वें नवमांश का लॉर्ड मारक होगा, या 8वें घर का लॉर्ड मारक होगा, अगर वो आपको मारने के लिए आया है तो अगर वो अच्छा होगा तो अच्छे तरीके से मारेगा, तकलीफ कम देगा, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, एक्सीडेंट से नहीं मारेगा, सुसाइड से नहीं मारेगा, रात को सोओगे सुबह उठोगे ही नहीं, बड़ी अच्छी मौत आएगी। लेकिन अगर वो बुरा होगा तो बुरे तरीके से मारेगा, एक्सीडेंट से मारेगा, सुसाइड से मारेगा, ब्रेन ट्यूमर से मारेगा, डिप्रेशन से मारेगा। लेकिन जो मारने आया मारेगा ही ना। कोई तो ग्रह है ना जो आपकी मौत का जिम्मेदार बनेगा, कोई तो ग्रह है। रावण की मौत का जिम्मेदार था गुलिक। गुलिक उपग्रह है जो बेटा है शनि का और बृहस्पति का, और गुलिक रावण की कुंडली में 5वें स्थान में बैठा था, और 5वां स्थान बोलते हैं पेट का। रावण की मौत कैसे हुई थी? वही नाभि पे। That's the science between the astrology and वो। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर था रावण। उससे ऊपर तो कोई नहीं था, ना हो सकता है। लेकिन जिस दिन एक बंदर आके उसकी लंका को जला के चला गया ना, उस दिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर मैनिपुलेट, वो उसने तो मैनिपुलेट करने की सारी कोशिशें कर ली थी ना जितनी पॉसिबल थी। वो शिव जी को अपने पास लाने के लिए उसने पूरा का पूरा कैलाश मानसरोवर भी उठा लिया था।
सारी कोशिशें कर ली थी ना, लेकिन सब फेल है। मतलब वो तक भी चेंज नहीं कर पाए। उससे बड़ा तो कोई ना था, ना होगा, ना है। तो आप ये मानते हो कि जितनी भी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्ट की जाती है वो सब कुछ कुंडली के थ्रू तो है ही, वो पहले से ही हमारे जीवन के अंदर फिक्स है। हाँ, बस उनको मैनेज करने की टेक्निक सीखनी है। ओके। इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले, क्योंकि मैं ये अभी बात जो डेथ की हो रही थी हम लोगों ने इसको कवर भी किया था, मेरे को इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि क्यों लोग जानना चाहते हैं अपनी डेथ के बारे में। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे जान आते होंगे जो अपनी डेथ के बारे में जानना चाहते हैं। आप क्या पर्सनली सजेस्ट करते हो कि हर एक किसी इंसान को अगर जानना चाहिए? बहुत अर्ली है या बहुत बहुत अर्ली है या अनटाइमिंग है, तो उसको गाइडेंस तो दे दो ना कि तुम ये सब चीज़ें कर लो। मैनेज कर लो। रोक तो कोई नहीं सकता। आपके पास कुंडली आती है, आप हर एक कुंडली की ये सब चीज़ें चेक करते हो? नहीं, कर ही नहीं सकता ना। मेरे पास आधे पौने घंटे में उसको बताना, तो मैं उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये सब करने लग गया तो मैं रिसर्च ही करता रह जाऊंगा। मतलब ये टाइम टेकिंग काम है, बहुत डेथ की टाइम सब चीज़ें टेकिंग काम निकालने का। है। एक मैंने वेल्थ निकालने के लिए हमारे जो सर ने हमें टेक्निक्स पढ़ाई थी, बहुत सारी टेक्निक्स को अगर सबको मर्ज किया जाए तो 3-4 घंटे लगते हैं। उस पर काम करके उसको चीज़ को निकालने के लिए। वो भी मैं एक कोई ना कोई पॉडकास्ट प्लान करूंगा वेल्थ के बारे में, सिर्फ वेल्थ के बारे बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। एक पॉडकास्ट प्लान करूंगा सिर्फ हेल्थ के बारे में। वो आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है लोगों की लाइफ में जो उसको मेंटेन कर पाएंगे। एक पॉडकास्ट प्लान करूंगा, ये हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप्स के बारे में। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा बड़ा काम इम्पैक्ट कर लेकर जाती आती है। हैं। हाँ। राइट। सो पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले आप कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स लिसनर्स को? बहुत लॉजिकल है एस्ट्रोलॉजी। इसको लॉजिकल लेंस से देखो तो बड़ा मजा आएगा, और इसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके गाइडेंस की तरह देखो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच जो आपने इतनी अच्छी इंसाइट्स हम लोगों को दी। एंड आपने देखा होगा हम लोगों ने बहुत रॉ टॉक करी है, कोई फिक्स टॉक नहीं है कि इतनी सेंटेंस बोलना इतना नहीं बोलना। अगर आप यहाँ तक पॉडकास्ट देख कर आए हो तो आपको समझ में आएगा इस पॉडकास्ट की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, मीनिंग क्या है एस्ट्रोलॉजी का, कैसे वो काम करती है, और फेक एस्ट्रोलॉजर भी कैसे होते हैं, किस तरीके की चीज़ें मार्केट के अंदर है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा ये पॉडकास्ट। और मैं चाहूँगा इस पॉडकास्ट को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर मानते या नहीं भी मानते उनके साथ, ताकि उनकी लाइफ में एक बेटर इम्पैक्ट आ सके, अपनी लाइफ को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सके। और जैसा भैया ने बताया वो 3 टॉपिक को लेकर और पॉडकास्ट भी करेंगे। अगर आप चाहते हो उस टॉपिक पे तो हम डेफिनेटली कुछ समय में वो पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।